बच्चों पुनः स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ पे लोकतांत्रिक राजनीति वाला जो हिस्सा है उसका मैंने राजनीति शास्त्र का पार्ट 1 देखें। यहाँ पे आप लोग राजनीति शास्त्र इसके पहले के जो अध्याय हैं आपका भूगोल और इतिहास सोशल साइंस में, वो मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ। बच्चों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक राजनीति से आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, पढ़ाई में डाउट आ रहे हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड में उसका तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका सवाल क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नीट का हो या फिर CBSE UP बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेके आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, इसको आप देख लीजिएगा। तो ये कौन रही बच्चों, इनका नाम है आपका ये वाला ऑप्शन मीरा कुमार, ये रही हमारी पहली लोकसभा अध्यक्ष। फिर इसके बाद भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार कितने हैं, मतलब कि भारत के लोगों को संविधान के अंतर्गत कितने अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इसका ऑप्शन है यहाँ पे 6 वाला, छठवा, मतलब कि 6 अधिकार मिले हुए हैं। फिर इसके बाद चौथा वाला देख लीजिएगा, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, ये क्या है, ये मतलब इनके बारे में आपको बताना ये हैं कौन। तो ये बच्चों ये अमरीकी के एक वो हैं धावक हैं। धावक मतलब कि जो दौड़ जैसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं। पांचवा है ओलंपिक खिलाड़ी टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने क्या जीता है। तो यहाँ पे देखें ओलंपिक खिलाड़ी और ये एक से मिल गया ना, ओलंपिक में ये पार्टिसिपेट करते हैं। इन्होंने क्या जीता है बच्चों, ये स्वर्ण पदक और कांस्य पदक। फिर इसके बाद सत्य में आप लोग देख लीजिएगा, लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो ये होती है बच्चों 25 वर्ष। फिर रिक्त स्थान में देखें, ऑब्जेक्टिव तो आपको पूरे पढ़ने हैं, फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ प्रश्नों के बारे में बता दे रहा कि इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। भारत दुनिया में सबसे बड़ा कैसा देश है, तो बच्चों ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे जनता की डिमांड को सर्वोपरि रखा जाता है। फिर पांचवा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में किस देश में है, तो ये है बेटा स्विट्जरलैंड में। फिर एक शब्द में उत्तर, अश्वेत शक्ति आंदोलन हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था बच्चों, इसका उत्तर देना है। और एफ्रो अमेरिकन कौन है, तो देखें इनके उत्तर यहाँ पे आपके सामने हैं। ये देखिए ये सबसे पहला अश्वेत शक्ति आंदोलन तो ये हुआ था बेटा, ये कब उभरा था, सन 1966 में उभरा और 1975 तक चला था। फिर एफ्रो अमेरिकन कौन होते हैं, तो ये हैं एफ्रो अमेरिकन या अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए होता है जिन्हें 17वीं शताब्दी से लेके 19वीं सदी के प्रारंभ तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। तो ये 2 प्रश्न आप लोग देख लेना क्योंकि ये पूछे गए हैं आपके लिए। फिर सही जोड़ी देख लीजिएगा, ये तो सब ठीक है अपनी जगह। प्रश्नोत्तर देख सकते हैं यहाँ पे, कुछ वर्ण व्यवस्था क्या है इसको आप तैयार कर लीजिएगा। वर्ण व्यवस्था क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, जाति समूहों का पदानुक्रम जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे तो किसी अन्य जाति के लोग क्रमागत रूप से इनके नीचे रहेंगे, इसी को वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, इसको आप इतना बस लिख देना यहाँ से यहाँ तक, और इसको आप लास्ट में क्या लिख देंगे, इसी को वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। दूसरा आ सकता है शहरीकरण क्या है। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि 2 प्रश्न आने हैं ऑब्जेक्टिव 1-1 नंबर के। अब ऑब्जेक्टिव में बच्चों 1 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। शहरीकरण क्या है, गांव से निकलकर शहरों में बसने की प्रक्रिया शहरीकरण कहलाती है। शहरीकरण मतलब कि गांव के जो लोग हैं अगर वो शहर में जाके रहने लगे, इसी प्रक्रिया को शहरीकरण कहा गया है। रंग भेद क्या है, तो रंग भेद क्या है, यहाँ पे देखा जी, रंग भेद नस्लीय भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई थी। ठीक है, चलाई गई थी। बस इतना करके आप इसको आगे और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद बच्चों ये है, देखें लोकतंत्र में विविधता से क्या आशा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, विविधता क्या कहलाती है, देखें जिस समाज में, यहाँ से आप क्या लिखोगे, उसकी जगह कर देना आप जिस समाज में विभिन्न भाषा समूहों, धार्मिक समुदाय, विभिन्न संस्कृति, आर्थिक तबके और जातियों के लोग रहते हैं, ये लोकतंत्र विविधता का। देखें फिर इसके बाद लोग रहते हैं। भारत देश एक विविधताओं का जीता जागता उदाहरण है। यहाँ पर कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग पोशाक और तरह तरह की संस्कृति भी देखने को मिलती है। तो देखें लोकतंत्र में विविधता क्या है, तो आप लिख देंगे भारत देश का सबसे अच्छा उदाहरण है। यहाँ पे विभिन्न भाषा, धर्म, समुदाय, विभिन्न संस्कृति और विभिन्न जातियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, जिनकी पोशाक अलग अलग होती है और संस्कृति भी अलग अलग देखने को मिलती है।
फिर ये इंपॉर्टेंट है पांचवा, समरूप समाज क्या होता है, इसको कर लीजिएगा। एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं ज़्यादा गहरी नहीं होती, इसमें अनेक समुदाय के लोग रहते। देखिए नाम से ही है समरूप, मतलब जिनमें रूप समान हो, ठीक है ना। तो एक ऐसा समाज यहाँ पे सभी जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग, विभिन्न संस्कृति के लोग मिलजुल कर रहते हैं, उसे समरूप समाज कहते हैं। क्या लिख दोगे आप, एक ऐसा समाज जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक, जातिगत भिन्नताएं और, अरे ये छोड़ो यार, अब मैं बोल रहा हूँ वो सुन लीजिए। क्या, एक ऐसा समाज जिसमें सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग, विभिन्न संस्कृति के लोग साथ में एक साथ मिलजुल करके रहते हैं, ऐसा समाज समरूप समाज कहलाता है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे पितृ प्रधान व्यवस्था को देख लें। पितृ प्रधान व्यवस्था एक्चुअल में क्या होता है, जहाँ पे पिता का शासन हो, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ पिता का शासन, पर इस पद पर महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, ठीक है, ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। बस इतना लिख दीजिएगा। होता ये है ना, हम लोग भी उस समाज का हिस्सा हैं जहाँ पे महिलाओं को ज़्यादा अधिकार नहीं दिए जाते समाज में, मतलब कि जो पिता होता है उसे ज़्यादा अधिकार मिलते, ना कि माँ को, ठीक है। तो यही कहलाता है पितृ प्रधान समाज की व्यवस्था। इसके बाद आप लोग को देख लेना है, सांप्रदायिकता समाज के लिए घातक है, क्यों है, देखें आप इसको, आपको यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए इतना बस लिखना आपको, सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना ही सांप्रदायिकता है। मतलब किसी धर्म के हिसाब से ही चलना, जैसे कई बार होता है ना, हिंदू मुसलमान के जो झगड़े होते हैं वो सांप्रदायिकता ही के ही परिणाम होते हैं। देखें यहाँ पे आपको, देखो इसमें नीचे लिखा हुआ है कि कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई है। तो आपको लिखना केवल बच्चों ये जो मैंने बताया इतना ही लिख दीजिएगा, और ये लिख दीजिएगा कि ये समाज के लिए घातक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो चैप्टर था वो हो गया यहाँ पे। इसके बाद अगला चैप्टर धर्म, जाति और लैंगिक मसले। तो देखें धर्म, जाति और लैंगिक मसले जो है यहाँ पे आपको दिखा दें हम। देखें धर्म, जाति और लैंगिक मसले, इसमें से क्या है बच्चों, एक का प्रश्न आना है ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का। ठीक है, अभी देखें लोकतंत्र और विविधता जो है बच्चों, इसके पहले आपको लोकतंत्र विविधता हमने पढ़ लिए, ठीक है, ये आपको बताया नहीं। इसमें क्या है, जो 2 चैप्टर शुरू के हैं वो हटा दिए गए हैं। तो देखें अपन ये जो बात कर रहे हैं, कहाँ गया आपका, जाति, धर्म और लैंगिक मसले, इसको देख लें आप लोग। तो सबसे पहले देखें, धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता। ये कथन किसने कहा था, ये कहना है महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी का अनुसार मानना था कि इस देश में हमेशा धर्म को लेकर के ही राजनीति की जाती रहेगी। जैसा कि आज भी आप देख रहे हैं, कोई मुस्लिम समाज को भड़का रहा है, कोई हिंदू समाज को भड़का रहा है, इसी प्रकार से राजनीति लोग कर रहे हैं। तो ये किसने कहा था, कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता। फिर भारत में महिलाओं के लिए किस मतलब कहाँ पे आरक्षण है, आरक्षित किया गया है, तो ये किया गया है पंचायती राज संस्था में। पंचायतों में महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। फिर इसके बाद देखें, भारत में महिलाओं को कितने प्रतिशत स्थान सुरक्षित हैं, तो कितने प्रतिशत स्थान सुरक्षित है, 50, 40, 30। तो यहाँ पे बोल रहे हैं सभी गलत है। एक्चुअल में शायद 33% है, तो इसलिए ये ऑप्शन सभी गलत वाला ही यहाँ पे लगाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देख लीजिएगा, प्रथम महिला राष्ट्रपति इंदिरा गांधी थी। सत्यासत्य पूछ रहे हैं तो नहीं भैया, वो तो पहली महिला प्रधानमंत्री थी। यहाँ पे आप देखें 5वां पॉइंट, ज्योतिबा फुले समाज सुधारक थे। तो ये सत्य बात है, ज्योतिबा फुले क्या थे, समाज सुधारक थे। रिक्त स्थान में आप लोग को देख लेना है, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है महात्मा गांधी जी को। भारत के प्रथम विधि मंत्री, ठीक है, वो कौन रहे बच्चों, भीमराव अंबेडकर जी, कानून मंत्री। फिर वयस्क में, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है, वोट कब डाल सकते हैं, जब आप 18 वर्ष के हो जाओ, तो ये है 18 वर्ष। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे ये देख लेना है, लैंगिक असमानता क्या है। तो लैंगिक असमानता क्या होता है, लैंगिक आधार पर भेदभाव करना, मतलब लड़कों को सपोर्ट करना, लड़कियों को सपोर्ट नहीं करना। घर परिवार में होता है ना, लड़कियों को अपनी मर्जी से जीने नहीं दिया जाता, जबकि लड़कों को खुली आज़ादी रहती, इसी को कहते हैं लैंगिक असमानता। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, लोकतंत्र की परिभाषा पूछी जा सकती है, लोकतंत्र क्या है, तो इसका आप देखें, लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता जनता के हाथों में होती है। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी के शब्द डेमोक्रेसी से
बना है, जिसका अर्थ है जनता की सत्ता या जनता का शासन, इसमें जनता सर्वोपरि होती है। फिर ये परिभाषा जरूर लिख दीजिएगा, क्या? अब्राहम लिंकन ने कहा है, जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन लोकतंत्र है। इस तो आप इतना आप लिख करके फिनिश कर दीजिएगा, ठीक है। लोकतंत्र की परिभाषा 2 नंबर में इतना ही पर्याप्त है। इसके बाद ये है अश्वेत क्रांति आंदोलन क्या है, इसके बारे में आपको बता सकते हैं। अश्वेत क्रांति आंदोलन, तो बच्चों अश्वेत शक्ति आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चलता रहा। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया उक्त था। इसका मानना था कि, एक मिनट आप एक काम कर देना, अश्वेत शक्ति आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चलता रहा। इसका मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी हर्ज नहीं। काले दास्ताने और बंधी हुई मिट्टियां अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी, इतना लिख दीजिएगा। फिर से आ गया ये शहरीकरण क्या है, तो इसको आप लिख देना। शहरीकरण क्या है? गांव से निकलकर लोगों का शहर में बसने की प्रक्रिया ही शहरीकरण कहलाता। अब बारी आई बच्चों धर्मनिरपेक्षता क्या है, ठीक है। तो एक्चुअल में धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पे बच्चों हर धर्म के व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी जीने का, जैसे मैं चाहूँ तो मैं ईसाई बन जाऊँ, मुसलमान बन जाऊँ, सिख बन जाऊँ, कोई भी धर्म को मैं अपना सकता हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसी के बारे में है, क्या है? धर्मनिरपेक्षता से आशा है कि देश की सरकार किसी भी धर्म विशेष के अनुसार काम नहीं करेगी। सभी धर्म कानून के समक्ष समान हैं, सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा। हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। बस इसके बाद और ज़्यादा फालतू लिखने की आवश्यकता नहीं है, चलेगा, ठीक है। फिर यहाँ एक और लिख देना, संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने, मतलब आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, प्रचार करने की आज़ादी देता है एवं धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित किया गया है। तो आप इतना लिख देना, पर्याप्त है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है फिर से ये समरूप समाज की परिभाषा। देखो ये रेड पेन लगा हुआ है, मतलब इम्पोर्टेंट है, जिसमें डबल निशान लगे इनको जरूर कर लीजिएगा। ये अभी मैंने आप लोगों को समझा दिया। फिर अगला है लोकतंत्र में विविधता से क्या आशय है। तो लोकतंत्र में क्या होता है, यहाँ पे देखें आपको कि लोकतंत्र जनता का शासन कहा गया है, जिसमें जनता सर्वोपरि होती है। जनता सर्वोपरि होती है। सभी को बिना किसी भेदभाव के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। सभी व्यक्ति अपनी बुद्धिमानता के अनुसार किसी भी प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र में विविधता पाई जाती है। इसी कारण कहा जाता है कि लोकतंत्र में विविधता है। इतना लिख देना। अभी इतनी लाइन बस छूटी है, चाहो तो आप वो भी लिख देना, ठीक है। लोकतंत्र में विविधता क्या होती है कि हमारे देश में किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है और किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। बस वही चीज़ है यहाँ पे, तो लोकतंत्र में विविधता इसी को कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, सामाजिक असमानता देश के विकास में बाधक है, इसे समझाना है। तो बच्चों यहाँ से लिखना, सामाजिक विभाजन विश्व के लगभग सभी देशों में मौजूद है और वे देश के स्तर पर विकास स्तर पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। हमारे देश में दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन हैं, उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है और यहीं से विद्रोह की भावना भड़कती है, जो देश के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आती है। इस प्रकार सामाजिक असमानता देश के विकास में बाधक है। आपको मालूम होना चाहिए, इस देश में छोटी जात के लोगों को खुलकर जीने की परमिशन आज भी नहीं है। कई एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पे आज भी छोटी जात के लोगों को ज़्यादा कुछ अच्छा करने की आज़ादी नहीं है। इसी के बारे में कहा जा रहा है कि सामाजिक असमानता देश के विकास में किस तरह बाधक है। तो वही तो कह रहा है कि देश में दलित वही कहलाते छोटी जात, आमतौर पर गरीब और भूमिहीन है, उनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं और खुद का मकान तक नहीं रहने के लिए, उन्हें भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है और यहीं से विद्रोह की भावना भड़कती है, जो देश के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आती है। इस प्रकार सामाजिक असमानता देश के लिए बाधक है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद वयस्क मताधिकार से क्या आशय है। तो देखें यहाँ से आप लिखना है, यह अधिकार भारत के उस नागरिक को प्राप्त है जो भारत का नागरिक है एवं उसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, वह मताधिकार का अधिकारी है। यह अधिकार बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय के भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त है। क्या कह रहे हैं, वयस्क मताधिकार क्या होता है कि हमारे देश में मत डालने का अधिकार या मताधिकार का अधिकार उस व्यक्ति को प्राप्त है जिसने 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली हो, चाहे फिर वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या संस्कृति से आता हो। ठीक है, बस इतना लिख करके
आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारे ये 2 अध्याय हो गए हैं। इसके बाद जो अपना अगला वीडियो बनाऊँगा मैं उसमें आगे के अध्याय दे दूँगा। इतने आप तैयार करें, फटाक से मैं बहुत जल्द आपको वीडियो दे दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।